नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मुकेश झा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने मेरे द्वारा पिछले क्लास में आपको बिहार एसएससी के सिलेबस स्ट्रेटेजी के बारे में बताया गया था, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। साथ ही साथ मैंने बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे जो आगामी एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी मैंने करा था। उसी सीरीज़ को मैं बढ़ाकर ये दूसरा सीरीज़ में ला रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, आप सपोर्ट दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही जल्द मेरे द्वारा माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और निम्न वर्गीय लिपिक लोगों का एक इंटरव्यू एक्सक्लूसिव भी लाने वाला हूं, जिसमें कि उन लोगों के द्वारा कौन सा बुक पढ़ें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सफलता की, तो उसे भी ज़रूर देखेंगे। बहरहाल अभी हम क्वेश्चन की सीरीज पे हैं और हम बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ये सेट 2 की चर्चा कर रहा हूँ। सेट 1 भी आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर की बात की जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ए सीडी देशमुख, बी रघुराम राजन, सी सुरेश माथुर और कृष्णामाचारी। तो ए होगा दोस्तों इसका आंसर सीडी देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये फर्स्ट गवर्नर थे। अब दोस्तों आरबीआई के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। आरबीआई कब इसका गठन हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। उसके बाद आरबीआई में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है। अगर आप करेंसी प्रिंटिंग वाला एक कहीं ना कहीं वेब सीरीज आई थी फर्जी, आपने देखा होगा, शाहिद कपूर वाला, तो उसी तरह ये करेंसी प्रिंटिंग प्रेस अपने इंडिया में 4 हैं। एक है नासिक महाराष्ट्र में, दूसरा है देवास मध्य प्रदेश, फिर मैसूर और इधर साल्बोनी वेस्ट बंगाल। तो इन चारों को ध्यान रखेंगे। ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर पता नहीं कितने एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है। दोस्तों नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक और साल्बोनी वेस्ट बंगाल। अगली बात की डिस्कस करते हैं हम, वर्तमान गवर्नर आरबीआई के कौन है। दोस्तों वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। वर्तमान गवर्नर आरबीआई के शक्तिकांत दास हैं। ध्यान ये भी रखना है कि भूतपूर्व एक आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन, जिनकी पुस्तक का नाम है आई डू व्हाट आई डू। ये टेक्नीशियन के पेपर में रेलवे में पूछा जा चुका है कि रघुराम राजन की पुस्तक का नाम क्या है, तो आई डू व्हाट आई डू। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि हम राज्यों का बंटवारा जो करते हैं, मतलब ज्योग्राफिकल हिसाब से और एक पॉपुलेशन हिसाब से, मतलब भूमि के आधार पर कि कितना बड़ा है, स्थल के हिसाब से या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जनसंख्या के आधार पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से भारत में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल यही तो टॉप 4 हैं, जबकि तमिलनाडु इसमें नहीं है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ दिया हुआ भी है, यहाँ मैंने लैंड के हिसाब से भी 5 भारत के राज्यों का जिक्र किया है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। तो इसको आप ध्यान रखना कि जनसंख्या के हिसाब से, अच्छा वहाँ के कौन से मुख्यमंत्री हैं, कौन वहाँ के गवर्नर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं एक सीरीज लाऊंगा जहाँ मैं बताऊंगा भारत में जो भी कहीं ना कहीं राज्य है या यूटी है, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं तो वो गवर्नर हैं, तो या फिर इधर अपना मुख्यमंत्री। तो ध्यान रखना उसको। हालांकि आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि राजस्थान और इधर मध्य प्रदेश, इस दोनों स्टेट में, और छत्तीसगढ़, 3 स्टेट में अभी चुनाव है। तो कहीं ना कहीं उसके मुख्यमंत्री, उसके गवर्नर और साथ ही साथ उसमें कितना लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसमें कितना सीट है, लोकसभा राज्यसभा में कितना सीट है, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपकी तैयारी कहीं ना कहीं एक सही ढंग पे हो पाएगी। दोस्तों अब जनसंख्या के हिसाब से बात की जाए तो जनसंख्या के हिसाब से आप देख रहे होंगे कि यूपी,
महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश है। जबकि लैंड के हिसाब से यानी कि स्थल के हिसाब से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्य होंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट बात है 4G सेवा की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो भारत में दोस्तों 4G सेवा की शुरुआत 2012 में हुई थी। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी कि 2012 में, या फिर ऐसा आएगा ना कि 4G सेवा की शुरुआत जब भारत में हुई तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों उस समय थे मनमोहन सिंह। आप सबको ध्यान ही होगा, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। अब यहाँ डिटेल है 3G 2008 में आया। याद रखना सारा का ईयर इम्पोर्टेंट है, कभी का कुछ पूछ सकता है। 3G सेवा की शुरुआत भारत में 2008 में, 4G 2012 में। इस दोनों के टाइम में मैंने बताया ही था मनमोहन सिंह। और 5G सेवा की शुरुआत जब हुई तो ये नरेंद्र मोदी। उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, बाकी देख लो। अब ये भी आपको कभी कभी पूछ देता है कि 3G का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों 3G का फुल फॉर्म है थर्ड जनरेशन। 4G फोर्थ जनरेशन और 5G फिफ्थ जनरेशन। इस बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे स्क्रीन पे देख रहे होगे आप, महामना किसे कहा जाता है? गांधी जी, नेहरू, मालवीय या फिर राजीव गांधी? तो दोस्तों महामना मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता है। ध्यान रखना उपनाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में पूछ देते। जैसे चाचा कहा जाता है ये जवाहरलाल नेहरू को, और गांधी जी के तो 2-3 नाम है, जैसे बापू हैं, राष्ट्रपिता हैं, महात्मा हैं। अच्छा, किसने कौन सी उपाधि दी ये भी, जैसे कि कभी कभी पटेल को पूछ देता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। इसी तरह हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी को जो दिया गया है उपाधियाँ, उसके बारे में जानेंगे। बापू सबसे पहले उनको उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। या सबसे पहले बापू गांधी जी को किसने पुकारा था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यहाँ ईयर भी लिखा हुआ 1944 में। उसके बाद राष्ट्रपिता गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने ही पुकारा था, उपाधि दी थी। और महात्मा, सबसे पहले महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो दोस्तों कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। अब ध्यान रखना एक बात कि नॉर्वे, जिसकी का कैपिटल ओस्लो है, ध्यान रखना, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया में जितने भी इंडेक्स हैं यानी सूचकांक हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रथम स्थान या तो स्वीडन का होता है या नॉर्वे का होता है। ये मैं जनरलाइज्ड वे में कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई इंडेक्स पूछे और नहीं याद हो और आपके अटेम्प्ट पूरे नहीं हो पा रहे हो, तो आप क्या करोगे कि स्वीडन और नॉर्वे लगा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि ऐसा ये है नहीं कि अब मैंने कह दिया कि तो यही सत्य हो गया। ये जनरली ऐसा होता है कि स्वीडन और नॉर्वे ही टॉप पर रहता है। कहीं कहीं पर आइसलैंड भी होता, तो देख लेना उसको। अब मैं राज्य और कंट्री और कैपिटल के बारे में भी कुछ बता दूं आपको। तो स्वीडन का मैंने बताया है स्टॉकहोम, जर्मनी का बर्लिन, न्यूजीलैंड वेलिंगटन और अमेरिका वाशिंगटन डीसी। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बहुत सारे कंट्री का कैपिटल करवाया था। तो इस तरह से आप कंट्री का कैपिटल बारी बारी से याद करते जाओ, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बेहतर ढंग से होती जाएगी। और बस दोस्तों अब समय का यूटिलाइज करो। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये चुनावी मौसम है, आने वाला 2 साल कहीं ना कहीं वैकेंसी की भरमार रहेगी, बशर्ते कि आप अपना बेस्ट दो। पता चला आप सोए हो, वैकेंसी निकल जाएगी और दोस्तों एज कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, तो ध्यान रखना। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि डीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीसी का फुल फॉर्म दोस्तों है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी में। अब है ब्राजील की मुद्रा है। तो दोस्तों ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों ब्राजील की मुद्रा है रियल, ब्राजीलियन रियल। इधर ऑप्शन रूबल, रियाल और येन दिया हुआ है, जबकि ब्राजील की मुद्रा है रियल। अब मुद्रा देख लेते हैं, कंट्री और इसका करेंसी। दोस्तों कंट्री और करेंसी के बारे में यानी मुद्रा के बारे में जान लें। तो रशिया, रूस का दोस्तों रूबल,
ध्यान रखना करेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी पेपर में आ सकता है आपका करेंसी और कैपिटल, तो इसको आप याद रखोगे। तो रसिया का रूबल, ईरान का दोस्तों रियाल, जापान का येन और चीन का युआन। याद ये रखना कि अभी एशियन गेम्स चाइना में ही हो रहा है और इंडिया अभी तक का लाइफ टाइम सबसे हाईएस्ट मेडल्स पे है, तो ये याद रखेगा। साथ ही साथ अब ये याद रखो कि ईरान का रियाल है, याद रखना कभी कभी ऑप्शन ऐसा दे देगा कि आपको रियल दे देगा रियाल के जगह पे, आप उसको टिक कर दोगे। ध्यान रखना कि जब रियाल लिखा रहे तभी टिक करना है, ये मत सोचना कि मिसप्रिंट हो गया है, नहीं तो गलत हो जाएंगे। आगे करते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। अब काहे को कि इसी साल MS स्वामीनाथन का निधन हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो डॉक्टर विलियम गौर ने ही दिया था, ध्यान रखना इसको। हरित क्रांति शब्द के जनक विलियम गौर, जबकि हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। अब इसके बाद में डिटेल जान, द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम गौर। मैंने अभी बताया था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द किसने दिया था? विलियम गौर ने। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति के पिता भारत में कौन है? वर्गीज कुरियन, भारत में श्वेत क्रांति के पिता। और दोस्तों ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू क्रांति, नीली क्रांति के पिता हीरालाल चौधरी। अब ये भी पूछ देगा ना, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, व्हाइट हो, ब्लू, किससे संबंधित है? ग्रीन रिवॉल्यूशन तो आप जानते हो कि सीरियल से, बेसिकली व्हीट यानी कि गेहूं और चावल से संबंधित है, जिसमें कि गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हुई थी जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन कॉन्सेप्ट भारत में आया था। ठीक है, अब व्हीट कहाँ ज़्यादा होता है, राइस कहाँ ज़्यादा होता है, मेज कहाँ होता है, गन्ना कहाँ हो रहा है, शुगर कैन, इन सब चीज़ों को भी आप याद रखना। और ज्योग्राफी के क्लास में बाकी हम डिटेल से जानेंगे। अगले वीक से हम लोग चैप्टर वाइज क्लास भी लाएंगे, तो आप बस सपोर्ट कीजिएगा। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है दोस्तों? मिल्क से, दुग्ध क्रांति से संबंधित है व्हाइट रिवॉल्यूशन, वर्गीज कुरियन। ठीक है, और फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन तो हीरालाल चौधरी मैंने बोला था, और ये नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है। अब है दोस्तों कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त, 25 सितंबर, 29 अगस्त और 29 सितंबर। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे। काहे को कि इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी है मेजर ध्यानचंद का। आप बोलोगे अब ये कौन है भैया? तो आपको पता है इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। 29 अगस्त को इनका जन्म दिवस है और इन्हीं के ओकेजन पे हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। चलिए, तो कुछ डेट्स हम लोग, जैसे पिछले क्लास में मैंने जनवरी का करवाया था, चलिए इस क्लास में मैं अगस्त का करवाऊंगा। जैसे 6 अगस्त हिरोशिमा डे, 9 अगस्त नागासाकी डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस है, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस है। याद रखना कि इसी दिन क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका के द्वारा जापान में एटम बम गिराया गया था, एटम बम गिराया गया था। एक का नाम था फैटमैन, एक का लिटिल बॉय। तो 6 अगस्त को चूँकि हिरोशिमा में गिरा था तो इसीलिए हिरोशिमा डे, और 9 अगस्त में नागासाकी पे बम गिराया था इसलिए नागासाकी डे। अब 12 अगस्त वर्ल्ड यूथ डे, और नेशनल वाला मैंने बताया था कि 12 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद के अवसर पे नेशनल यूथ डे। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। तो डेट तो कॉमन है ही, बस मंथ का आप लोग याद कर लेना। 19 अगस्त फोटोग्राफी डे याद रखना है, 19 अगस्त को फोटोग्राफी डे। और 29 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे, विश्व मच्छर दिवस। अब देखो 29 अगस्त को ये स्पोर्ट्स डे भी है। अब स्पोर्ट्स अगर खेलोगे तो मच्छर तो लगेगा ही भैया, काटेगा ही। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट IQ लगा करके कहीं ना कहीं क्वेश्चन को याद रखो, क्योंकि डेट वाले बहुत कन्फ्यूजन वाले होते हैं और कहीं ना कहीं 1 मार्क का आने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है किसी भी पेपर में, खास करके बिहार में जितने भी वैकेंसीज जाते हैं, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार SSC हो या कोई भी हो, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कहता है वह शैवाल कौन सा है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं?
वह शैवाल कौन सा है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? शैवाल यानी एल्गी। तो कौन सा ऐसा एल्गी है जिसका इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? क्लोरेला, याद रखना क्लोरेला। और क्यों करते हैं? क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबा टिकता है, तो इसलिए अंतरिक्ष यात्री इसका इस्तेमाल करते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य हम देख रहे हैं कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। याद रखना शेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, और कवक का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ फंजाई क्या है? माइकोलॉजी। इस बात को आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेसिकली ना ये सारे घास के मैदान हैं, ग्रीनलैंड्स हैं, तो इसको आप ध्यान रखना क्या क्या है। सबसे पहले सेल्वास, तो सेल्वास तो भैया दक्षिण अमेरिका में है ही, तो ये सही है। अब देखो यूँ तो एक चुनना है, बाकी इसमें तो 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। अब पूछ देगा कि डाउन्स, डाउन्स घास का मैदान यानी डाउन्स जो है ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है? तो डाउन्स ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद वेल्ड्स, वेल्ड्स साउथ अफ्रीका में बेसिकली पाया जाता है यानी अफ्रीका, ये तो सही है। वेल्ड्स ग्रासलैंड यानी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका। तो गलत तो यही है ना। पंपास तो अर्जेंटीना में पाया जाता है, पंपास भी तो यानी साउथ अमेरिकन पार्ट में ही ना अर्जेंटीना है। तो याद रखना कि सेल्वास और पंपास लास्ट में दोनों का है ना, दोनों दक्षिणी अमेरिका, साउदर्न अमेरिकन पार्ट का है। चलो जानते हैं। देखो पंपास साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना बेसिकली, स्टेपीज यूरोप, यूरोप का स्टेपीज याद रखेगा। कैंटरबरी न्यूजीलैंड, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करोगे तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों मैंने अपने तरफ से बेस्ट दिया कि आपको मैं बिहार एसएससी का कराऊं। इसका मैं सीरीज 3 भी लाऊंगा, उसके बाद बिहार दरोगा का बैच ला रहा हूं। बस आपसे सहयोग की गुजारिश है, और बहुत ही जल्दी हम लोग चैप्टर वाइज भी आएंगे और हमारी टीम भी आपके साथ जुड़ेगी। बस आशा करते हैं कि आप लोग सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।